नमस्कार, स्वागत है आपका नो योर एमपी में मेरे धीरज सिंह के साथ। हम इस कार्यक्रम में बात करते हैं आपके द्वारा संसद में चुनकर भेजे गए नेताओं से। हमारे आज के मेहमान का लोकसभा में ये पहला कार्यकाल है, लेकिन इससे पहले वे 3 बार विधायक रह चुके हैं और प्रदेश सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। आइए बात करते हैं कोटा राजस्थान से हमारे सांसद श्री ओम बिरला से। बिरला जी, शो में बहुत बहुत स्वागत है। एक छोटी आयु से आपने अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था स्कूल में। क्या वजह थी कि आपकी राजनीतिक अवेयरनेस, जागरूकता इतनी बढ़ी हुई थी? धीरज जी, जब स्कूल में जाते थे, जब देखते थे कि स्कूल की छोटी छोटी समस्याओं को लेकर, जी, कभी पीने की पानी, कभी फर्नीचर को लेकर, कभी क्लास कक्षाओं को लेकर, तो ऐसा लगता है कि इन अभावों के लिए सरकार को जागरूक करना चाहिए। विद्यालय से इस मूवमेंट को शुरू किया और विद्यालय से जो कॉलेज में गए तो संस्कार और विचार भी ये थे कि हर अभावों से जूझते लोगों के लिए, हर अभावों से जूझते विद्यार्थियों के लिए अपनी बात उचित प्लेटफॉर्म पर कहना चाहिए। और यहीं से शुरुआत हुई और विद्यालय से कॉलेज से शुरुआत हुई। कॉलेज से फिर सामाजिक क्षेत्र से भी राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखे और फिर पहला चुनाव 2003 में विधानसभा का था। क्या कारण थे कि आपको पार्टी ने लॉन्च किया उस समय? उसके पहले तो मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का जो बीजेपी यूथ विंग है उसका जिले का अध्यक्ष, उसके बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा यूथ विंग का प्रदेश का अध्यक्ष रहा 6 साल तक जी। फिर बीजेपी यूथ के ऑल इंडिया यूनिट का ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट रहा। फिर राजनीतिक क्षेत्र में काम करते करते उस इलाके की समस्याओं को शुरू से लड़े, चाहे कच्ची बस्ती में रहने वाले लोग हों, चाहे पीने की पानी की समस्या हो, बिजली की हो, लोगों की मूलभूत सुविधा हो, रोजगार हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर लगातार संघर्ष चलता रहा। और संघर्ष करते करते रास्ता बना। पार्टी ने 2003 के पहले 99 में टिकट दिया था जी। और 99 में टिकट जहां से दिया था वो मुझे सूटेबल जगह नहीं थी और मुझे लगा कि जिस क्षेत्र में मैंने काम किया है उस क्षेत्र को छोड़कर अन्य जिले के अर्ध क्षेत्र से चुनाव लड़ना न्यायपूर्ण नहीं है और मैं उनके साथ न्याय भी नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरा निवास स्थान कोटा था और जिस चुनाव क्षेत्र से मुझे टिकट दिया था वो बहुत दूर था जी। या तो मैं अपना निवास स्थान वहां बना था तो चुनाव लड़ता, जब मैं उनको निवास स्थान वहां नहीं बना सकता था तो मैंने यही निर्णय किया कि जहां मेरा घर है, जहां मैं लोगों के लिए संघर्ष किया है, जब कभी पार्टी उचित समझेगी तब यहां से चुनाव। तो क्या सोच रहता है ऐसे मौकों में जब पार्टी ये डिसाइड करती है कि आपका निवास स्थान ये है लेकिन आपको लड़ना यहां से? क्या पार्टी का क्या सोच रहता है या नेतृत्व का क्या सोच रहता है? नेतृत्व का सोच रहता है कि लड़ाई संघर्ष कोटा से थी लेकिन बूंदी बहुत दूर नहीं था, क्योंकि ऑल इंडिया पदाधिकारी थे, प्रदेश के पदाधिकारी थे, संगठन के नाते संपर्क था, लोगों से आना जाना था, मिलना जुलना था। लेकिन हमारा मकसद ये था कि जिस इलाके में रात को सोए तो वहां पर कभी जनता को आवाज दे तो वहां मिले, सुबह कभी जनता आए तो उनके वहां मिले। इसलिए मेरा मकसद, मेरा विचार एक अलग था। पार्टी का मत था कि विस्तार होना चाहिए, किसी भी इलाके में जाकर कोई भी चुनाव लड़ सकता है और संगठन के काम करते नाते चुनाव पार्टी ने उचित समझा, उस समय टिकट दिया था। संगठन के काम के साथ साथ आपका सामाजिक कार्य भी काफी कुशलता से चलता रहा है, काफी सक्रिय रहे हैं आप, काफी मूवमेंट्स की शुरुआत की है कोटा क्षेत्र में। क्या वजह थी इन सब कामों? सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता अलग अलग नहीं होते। जो समाज का नेतृत्व करेगा वही राजनीतिक कार्यकर्ता बनेगा, जो समाज का नेतृत्व नहीं करेगा वो राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं हो सकता। और जो केवल राजनीतिक कार्यकर्ता रहेगा, समाज का नेतृत्व नहीं करेगा, वो शायद एक बार चुनकर चले जाए, लेकिन जनता का प्रतिनिधि वो कहलाएगा जो समाज का नेतृत्व करेगा। और समाज में जो परेशानी आप देखते हैं, जो मुसीबत आप देखते हैं,
उनके अभावों से कैसे दूर किया जा सकता है, उन्हीं समाज के तबकों को लोड लेकर जो उनके अभावों को दूर कर सकते हैं उनको प्रेरित करके और उन अभावों से जूझने वाले व्यक्तियों की समस्या का समाधान करना, ये सामाजिक कार्य है और ये समाज में आवश्यकता है। क्योंकि हम सरकारों के भरोसे अगर समाज को परिवर्तन कर देंगे जी, सरकार के भरोसे अभावों से जूझते व्यक्तियों को हम उनके अभाव दूर कर दें, मुझे लगता है ये 65 साल आजादी के बाद भी ये संभव नहीं हो पाया। अगर आप उनके अभावों को दूर करना चाहते हो, उनकी समस्याओं को समाधान करते हैं, उनकी बेहतर जिंदगी को बनाना चाहते हो, तो शायद आपको समाज को जोड़ना पड़ेगा और समाज के उन सब तबकों को जो सक्षम हो गए हैं उनको प्रेरित करना पड़ेगा कि आप सक्षम हैं, आप असक्षम समाज को बराबर लाने की कोशिश करें जी। असक्षम समाज के अभावों को दूर करें और ये प्रयास एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में निश्चित रूप से सबको करना चाहिए। ग्रीन कोटा नाम का एक आंदोलन आपने शुरू किया था जहां पे ट्री प्लांटेशन की बात की थी, क्या क्या उसका मूल तथ्य था? जब मैं दिल्ली जैसे महानगर को देखता हूं जी, जहां आज भी देखता हूं कि दिल्ली किसी एक व्यक्ति की नहीं है, दिल्ली में पूरे देश के लोग आकर बसे हैं, उसके बाद भी दिल्ली हरी भरी है, तो जिस शहर में मैं रहता हूं उस शहर के लोग तो बरसों से वहां रह रहे हैं, वहां पर कोई पलायन करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है, इसलिए सबका अपना शहर है जी, तो हमारा शहर हरा भरा क्यों नहीं हो सकता? आज कोटा शहर वो शहर है जहां चंबल नदी बहती है, पीने की पानी की समस्या नहीं है, जहां आज भी कोटा बूंदी बाराझाड़ा जो संभाग है उसमें राजस्थान में सबसे ज्यादा पानी है तो उस हाड़ौती संभाग में है। तो मुझे लगता है कि मेरा शहर हरा भरा क्यों नहीं सकता, मेरा जिला हरा भरा क्यों नहीं सकता, मेरा संभाग हरा भरा क्यों नहीं सकता? क्योंकि जब सारा विश्व पर्यावरण पर चिंतित है और विश्व सोच रहा है कि अगर देश को पर्यावरण से सुरक्षित नहीं रखा, प्रदूषण से खत्म नहीं किया, तो शायद इस देश के अंदर भीषण समस्या आने वाली है। तो शहर में अगर पर्यावरण को सुरक्षित रखना है तो पेड़ लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं जी। जिस तरीके से खून व्यक्ति में बनता है उसी तरीके से पर्यावरण को सुरक्षित रखना होगा तो पेड़ लगाना होगा। और इस संकल्प के साथ हमने कोटा शहर की जनता को जागरूक किया। मुझे लगता है कि आज नहीं कल हम सबके सपने पूरे होंगे और मेरा अपना शहर हरा भरा होगा जी। आपकी पार्टी एक भारी बहुमत में आई, 30 साल के बाद कोई पार्टी को इतना बहुमत मिला है कि अपने बल पर सरकार बना सकती है। कैसे देखते हैं आने वाले सालों में, अपने कार्यकाल में आपकी पार्टी का परफॉर्मेंस? आजादी के बाद बहुत समय तक राज्यों में, केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही, बहुत नारे भी दिए, समाज को आश्वासन भी दिया जी। समाज को परिवर्तन करने के लिए लोग सरकार बनाते हैं, लोग सरकार इसलिए बनाते हैं कि उनकी जिंदगियां बेहतर हो, उनके अभावों को दूर किया जा सके। लेकिन कांग्रेस ने इतने साल के शासन के अंदर न उन लोगों के अभावों को दूर किया, न उनकी जिंदगियों को बेहतर बनाया। और पिछले 10 साल का जो कांग्रेस का शासन रहा दिल्ली में, उस 10 साल के शासन के अंदर हिंदुस्तान की आर्थिक स्थिति कमजोर होती चलेगी। जब देश की इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी और आप उस आर्थिक धन का उपयोग चुनाव जीतने के लोग नगद पैसा बांटकर आप चुनाव जीतने की कोशिश करेंगे, तो शायद ये उचित नहीं है देश के लिए। और इसीलिए पिछले 10 साल में जिस तरीके से करप्शन हुआ, जिस तरीके से अनिर्णय की स्थिति रही, जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्णय अंतिम नहीं रहे, उन सारी परिस्थितियों से देश बहुत दिनों से देख रहा है। लेकिन वही पार्टी को जनता ने 2 टर्म दिए, 10 साल दिए राज करने के लिए। क्या क्या वजह थी कि जनता ने उन पर विश्वास? 10 साल उनको नहीं दिए जी। एक कोलैप्स गवर्नमेंट दी, एक गठबंधन की सरकार दी, पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी। ये देश भावनात्मक शहर है, देश है। हमारी संस्कृति, हमारे विचार धार्मिक हैं, हमारे आज भी हमारी संस्कृति में भावना है। इसलिए एक बार इंदिरा जी के बाद जरूर
देश में पूर्ण बहुमत कांग्रेस को दिया, लेकिन उसके बाद पूर्ण बहुमत नहीं दिया। गठबंधन की सरकार जरूर बनी और गठबंधन की सरकार इस देश के लिए मजबूरियां हैं। गठबंधन की सरकार दबाव में चलती है और जिस तरीके से 10 साल आप कह रहे हैं कि एक शासन दिया, डबल शासन दिया, तो एक बार शासन करने के बाद कांग्रेस को जब दूसरी बार शासन दिया तो ऐसा नहीं कि पूर्ण बहुमत दे दिया हो। बार बार कांग्रेस कहती है कि कांग्रेस हमारी कहती है कि हमें एक कार्यकाल से दूसरा काल जनता ने दिया, लेकिन दूसरा कार्यकाल अगर पहला काल बेहतरीन होता तो शायद जनता पूर्ण बहुमत कांग्रेस को देती, और पूर्ण बहुमत देती तो कहते कि पहला काल बेहतरीन था इसलिए जनता ने हमें पूर्ण बहुमत दिया। लेकिन प्रदेश में अगर देखा जाए, आपके अपने प्रदेश में देखते हैं तो एंटी इनकम्बेंसी रहती है। एक बार एक सरकार 5 साल रहती है, दूसरी बार बीजेपी की सरकार आती है, फिर कांग्रेस की आती है। क्या ये एक ट्रेंड है? आज की जनता को लगता है कि सरकार बदलना ही एक ऐसा नहीं, बदलना ही एक विकल्प है जनता के सामने। जनता ऐसा नहीं सोचती। इस देश के अंदर आप राजनीति का ट्रेंड देखेंगे जी, तो हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर उस अंतिम व्यक्ति तो जो अनपढ़ है, जो पढ़ना नहीं जानता, जहां टीवी चैनल नहीं है, जहां व्हाट्सएप नहीं है, जहां इंटरनेट नहीं है, इन तमाम सुविधाओं के अभाव वाला व्यक्ति भी देश में जब परिवर्तन करता है तो उस परिवर्तन में उसकी भी सहभागिता रहती है जी। मैं चुनाव लड़ने गया तो मैं सोचता था कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से माहौल बना होगा, अखबारों के माध्यम से माध्यम बना होगा। लोग कहते थे कि व्हाट्सएप, इंटरनेट, इन सब चीजों से, इलेक्ट्रॉनिक आइटमों से वातावरण नरेंद्र मोदी जी का बना। लेकिन जब चुनाव प्रचार में गया तो मैं उस दूर दराज के गांव में गया जहां अंधेरा था, जहां लाइट नहीं थी, जो व्यक्ति पढ़ना नहीं जानते थे, जहां टीवी नहीं जानते थे। उन लोगों ने कहा कि मैंने कहा इस बार किसको जिताओगे? नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री। क्यों प्रधानमंत्री बनाओगे? उन्होंने कहा इसलिए प्रधानमंत्री बनाएंगे, काला धन लाना है। मैंने कहा और कि इसलिए प्रधानमंत्री बनाएंगे कि देश में करप्शन कम करना है। मैंने कहा और कि हमारी गरीबी को दूर करेंगे, हमारी जिंदगी को बेहतर करेंगे, क्या हम ईमानदार सक्षम प्रधानमंत्री है। ये तर्क जनता करती थी। लेकिन अगर उसका श्रेय आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को नहीं देते, इंटरनेट को नहीं देते, तो कैसे ये जो हवा जिसकी हम बात करते हैं, मोदी जी की हवा है, ये कैसे दूर दराज? धीरज जी, आपने ये सवाल ठीक पूछा जी। जनता अभी तक ये कहती थी अखबार, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, टीवी चैनल के माध्यम से नरेंद्र मोदी देश। नरेंद्र मोदी जी देश में एक इस तरह के नेता नहीं बने। नरेंद्र मोदी जी वह नेता है जिन्होंने 3 बार गुजरात का मुख्यमंत्री का नेतृत्व किया, जिन्होंने गुजरात के अंदर एक स्टेट के अंदर हर तरीके की मॉडल स्टेट बनाया। आप गुजरात में चले जाओ, गुजरात में जितने जिले हैं उनमें से 80% जिलों के अंदर इंडस्ट्री लगी हुई है। जब देश में कोई सोचता नहीं, उस समय नरेंद्र मोदी जी बहुत दूर की सोचते थे। उनको लगता था कि देश में कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक आइटम, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर दुनिया के बाहर से आता है। उस समय उन्होंने विचार किया कि क्यों नहीं इस देश के कंप्यूटर का, हार्डवेयर की इंडस्ट्री अपने यहां लगना चाहिए। उन्होंने इसके लिए कोशिश की जी जी। उन्होंने जितने इंडस्ट्री सेक्टर्स थे उन इंडस्ट्री सेक्टरों को गुजरात में लाने की कोशिश की। उन्होंने टैक्स एग्जामिनेशन भी किए, जमीन की काफी सुविधाएं दी। क्यों दी? इंडस्ट्री को। इसका सवाल पैदा, आज सवाल इसलिए पूछना चाहिए कि आज एक इंडस्ट्रीज को आप छूट दे देंगे, टैक्सेज की छूट दे देंगे, जमीन की छूट देंगे, दे दें, लेकिन 10 साल बाद जो टैक्सेज छूट देने के बाद जो 100 साल तक वो इंडस्ट्रीज का जो रेवेन्यू आएगा वो इस देश की रेवेन्यू को खड़ा करेगा। जी जी। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे इस समय हम। वक्त आता है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम अपने सवालों का सिलसिला जारी रखेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के कोटा से हमारे सांसद श्री ओम बिरला से। अभी हम बात कर रहे थे जो मोदी जी की सक्सेस का क्या कारण रहा है।
जो हम गुजरात मॉडल की बात करते हैं कि गुजरात मॉडल बहुत ही सक्सेसफुल रहा है, कारगर रहा है उस प्रदेश में, लेकिन दूसरा तर्क जो दिया जाता है कि गुजरात ऑलरेडी सक्सेसफुल स्टेट था, जहाँ पे बिजनेस क्लास बड़ा था, जहाँ पे इंडस्ट्री ऑलरेडी थी, तो वहाँ पे लोग ज़्यादा क्रेडिट उनको नहीं देते इस वजह से क्योंकि हार्ड वर्किंग लोग थे, गुजरात में ऑलरेडी काफ़ी संपन्नता थी। क्या कैसे जस्टिफाई करते हैं? धीरज जी, ये सवाल भी आपने ठीक उठाया कि सवाल लोग करते हैं कि गुजरात अपने आप में डेवलप था, वहां रोड कनेक्टिविटी बेटर थी वहां पर, लेकिन उस गुजरात को और आज के गुजरात को आप देख लें। मैं गुजरात के अंदर आज से 15 साल पहले गुजरात की स्टडी करने गया था। 2003 से 2008 तक जब हमारी सरकार थी तो मैं गुजरात के गांव-गांव में गया था। गुजरात के हर गांव के अंदर आप रोड कनेक्टिविटी, बिजली, ये चीजें हो सकती है कि पहले भी हो, जब और प्रदेश बहुत पीछे हो उस समय गुजरात रोड कनेक्टिविटी के लिए बेटर हो जी, बिजली के लिए बेटर हो। लेकिन इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर जिन चीजों की लोग चर्चा करते हैं, उस इंडस्ट्री सेक्टर को कौन से जिले के अंदर कौन सी इंडस्ट्रीज, किस तरीके से उस जमीन का उपयोग, आप सोच सकते हैं जो कच्छ इलाका जी, पहले भी मुख्यमंत्री रहे, देश में कांग्रेस की पहले भी सरकार रही और भी मुख्यमंत्री रहे, हमारे भी मुख्यमंत्री रहे, उस सारे कच्छ इलाके के अंदर जिस भूभाग जमीन का कोई उपयोग नहीं होता था, आज उस कच्छ के अंदर उन्होंने इंडस्ट्री सेक्टर को डेवलप कर दिया। आज कभी कल्पना नहीं कर सकते थे उस समय जब नहरों के अंदर, नहरों के ऊपर उन्होंने सौर ऊर्जा के लिए पैरामीटर तय की जी। उनने हर जमीन का उपयोग कैसे हो, उनकी एक एक सेक्टर की अगर चर्चा करने लगूंगा तो गुजरात पे मुझे लगता है कि आधा घंटा चर्चा करनी पड़ेगी। लेकिन उसी कारण से गुजरात के उस वर्किंग प्लान को देखा लोगों ने, देश पे लोगों ने देखा कि स्टेट को किस तरीके से प्लान योजना में किस तरीके से गरीब का, उनको लगा था कि गुजरात पर्यटन में पीछे है जी जी, राजस्थान पर्यटन के आगे, तो उन्होंने मॉडल पर्यटक स्थल बनाने की कोशिश की, किस तरीके से पर्यटक गुजरात में आए। जो उनकी सोच का जो सार है एक तरह से, उसको हम क्या मानेंगे, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है, जहां पे जिस बारे में लोग नहीं सोच पाते, जब नरेंद्र मोदी जी सोचते हैं जी। और यही कारण है कि उस प्रचार प्रसार और विज्ञापन, ये कांग्रेस के विज्ञापनों की अगर मैं चर्चा करने लगूंगा ना, तो विज्ञापन प्रचार टीवी के आधार पर चुनाव नहीं जीते जाते। चुनाव देश की जनता देखती है कि जिस व्यक्ति को मैं चुनने जा रहा हूं वो व्यक्ति किस तरीके की वर्किंग देश में करेंगे, किस तरीके के काम करेंगे। और नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता ने इसलिए पसंद किया कि उन्होंने गुजरात में उस जमीन पे यथार्थ में काम करके और परिणाम दिया था, इसलिए देश की जनता ने उनको चुना और इसलिए कहा कि देश का प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए, ये नारा देश की जनता ने दिया जी। आप पहली बार चुनकर आए हैं संसद में, हालांकि आपका राजनीतिक एक्सपीरियंस, अनुभव काफी लंबा रहा है, पहली बार सांसद बने हैं। करीब 314 ऐसे सांसद हैं जो पहली बार चुनकर आए हैं। कैसा स्वरूप देखते हैं आप लोकसभा की चर्चाओं का, डिबेट का इस सिचुएशन में? लोकसभा की डिबेट चर्चा अच्छी होती है, लेकिन और मर्यादित करनी चाहिए। लोकसभा की हर डिबेट, हर चर्चा, जितने भी माननीय सदस्य हैं जी, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो, चाहे प्रतिपक्ष के हो, चाहे किसी भी दल के हो, उन सबका अपना अपने क्षेत्र का अनुभव होता है जी। मुझे लगता है कि हम सब उन माननीय सदस्यों के अनुभव के आधार पर देश के विकास की कार्य योजना बनाएंगे तो शायद हम बेहतरीन और यथार्थ की विकास की योजनाएं बना सकते हैं। इसलिए इस चर्चा को नियम प्रक्रिया एक जगह लोकसभा में, लेकिन इसके भी हटकर एक डिबेट, खुली चर्चा करना चाहिए जिसमें हर माननीय सदस्य को अपने अपने विचार जी, कि इस देश के इंडस्ट्री सेक्टर को कैसे डेवलप करना है, इस देश के एग्रीकल्चर सेक्टर को कैसे डेवलप करना है, इस देश की सर्विस सेक्टर को कैसे डेवलप करना है, हम किस तरीके से देश के रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं, हम किस तरीके से सामाजिक कल्याण की योजनाओं के माध्यम से उस गरीब की क्या स्थिति, गरीब के हालात क्या हैं, उन हालातों को कैसे सुधारा जा सकता है, किस तरीके से गांव के अंदर शहरों जैसी मूलभूत सुविधाएं, पीने का पानी हो,
उसके शौचालय के स्थान हो, कैसा स्कूल होना चाहिए, कैसे अस्पताल होने चाहिए जी। उसकी मूलभूत सुविधाओं से लेकर उसके रोजगार के संसाधन। जी। हमारा देश बहुत बड़ा देश है धीरज जी। इस देश के अंदर अगर हमने 2 हाथों को रोजगार नहीं दिया ना तो बहुत स्थिति परिणामपूर्ण हो जाएगी। इसलिए गांधी जी का जो सिद्धांत था ग्राम उद्योग, आज भी उसकी आवश्यकता है। जब महानरेगा की चर्चा करूं तो मैं खुले में कहना चाहता हूं महानरेगा को हमें गांव के इंडस्ट्री सेक्टर से जोड़ना चाहिए। महानरेगा के को जितना पैसा हम काम लेकर रहे हैं उसको परिसंपत्तियां बनाएं, लेकिन उसके बाद हर गांव के इंडस्ट्री सेक्टर बनाए जाएं। ग्राम उद्योग बंद हो चुके हैं, लघु कुटीर उद्योग बंद हो चुके हैं। कोई जमाना था गांव के अंदर जब जूते से लेकर मोची जूते बनाता था वहीं बेचता था, जी। तेल निकालता घानी का तो वहीं बेचता था। आज सारी इंडस्ट्रीज गांव की कोलैप्स हो चुकी है। आप छोटे से छोटे गांव में चले जाओ तो चप्पल जूते आपको चाइना के मिल जाएंगे। लेकिन आपका जो संसदीय क्षेत्र है वहाँ की जो साड़ी का उद्योग है वो काफी सक्रिय है और काफी जाना जाता है देश भर के लिए। क्या सीक्रेट है उसके सक्सेस की? अब कोटा साड़ी हाथ से बुनकर बनाता है, लेकिन उसका कंपटीशन अगर जो मशीन की साड़ी से अगर तुलना करेंगे तो हाथ की साड़ी और मशीन की साड़ी में मशीन की साड़ी सस्ती मिलेगी। और उसका कारण ये हो गया कि जब व्यक्ति बाजार में जाता है जी तो वो अंतर नहीं कर सकता कि मशीन की साड़ी है हाथ की साड़ी है। तो जो हम कामगार है, जो बुनकर है, जो हाथ से काम करने वाला साड़ी बनाने वाला है, इस देश के अंदर बहुत बड़ी संख्या के बुनकर काम करते थे। बीड़ी मजदूर घर पे बढ़ा के बीड़ी बनाती थी, 100 रुपये कमा लेती थी। ऐसे बहुत छोटे छोटे काम हैं जिन कामों के आधार पर गांव स्वावलंबन खड़ा था और उसके गांव से शहर की ओर पलायन नहीं करना पड़ता था। आज हालत यह है कि गांव के सारे छोटे लघु कुटीर उद्योग बंद हो चुके हैं। सारे गांव के लोग मजदूरी के लिए पलायन करते हैं। इसलिए इस देश के अंदर बेरोजगारी समाप्त करनी होगी तो हमारे देश के अंदर ग्राम उद्योग की योजना को बनाना होगा। आपका जो क्षेत्र है वो जाना जाता है एक कोचिंग सेंटर के गढ़ के रूप में। क्या वजह है कि इतने लोग दूर दराज के इलाकों से आते हैं वहां पढ़ाई करने? आप कोई कारण नहीं। एक व्यक्ति ने एक इंडस्ट्री बंद हुई और उसने 10 बच्चों से 20 बच्चों से पढ़ाना शुरू किया। एक अच्छे परिणाम दिए, फिर 50 बच्चे हुए, 100 बच्चे हुए और उसने धीरे 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 एक बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया। धीरे धीरे देश के बच्चों को लगा कि कोटा के अंदर कोचिंग होती है। एक कोचिंग चली जी, दूसरी कोचिंग शुरू। आज 1 लाख विद्यार्थी से ज्यादा देश का नौजवान वहां पर कोचिंग के लिए आता है। कोचिंग इंडस्ट्री डेवलप होगी, एक एजुकेशन हब डेवलप हो गया जी। उस एजुकेशन हब के माध्यम से तमाम लोगों को रोजगार लगा। धोबी को भी लगा, नाई को भी लगा, मोची को भी लगा, किराने वाले को लगा, कपड़े वाले को भी लगा। एक इंडस्ट्रीज की तरह से भी ज्यादा कोचिंग के कारण लोगों को रोजगार मिला। लेकिन इसमें सरकार का ज्यादा हाथ तो नहीं रहा। एक तरह से कोई सरकार का योगदान नहीं। सरकार के योगदान की आवश्यकता नहीं जी, इंडिविजुअल एफर्ट के माध्यम से ही इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर पनपे मेरा नहीं है। सरकार के बिना संरक्षण के आधार पर भी इस देश के अंदर हम इंडस्ट्री सेक्टर को, सर्विस सेक्टर को, एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप कर सकते हैं। आज हमें एग्रीकल्चर के अंदर भी नए उत्पादनों को, क्योंकि जमीन का रकबा कम हो गया है और रकबा कम होने के कारण आपको अगर उस जमीन में अधिक उत्पादन करना पड़ेगा जी, तब आप देश आत्मनिर्भर हो पाएंगे। इसलिए एग्रीकल्चर बेस्ड को कैसे बेहतरीन बनाया जा सकता है, कम जमीन पर कैसे ज्यादा उत्पादन किया जा सकता है, इसके लिए सरकार को प्रयास करने की आवश्यकता है। बेहतरीन तरीके के प्रयास करें तो हम कम जमीन पर ज्यादा उत्पादन कर इस देश को मॉडल देश बना सकते हैं कृषि के क्षेत्र में। और उसके साथ उसके उद्योग जी, पशुपालन उद्योग है। हमारे देश में बहुत बड़ा पशुपालन उद्योग हो सकता है।
चाहे वह गाय हो, दूध के सेक्टर में हो, चाहे मुर्गी पालन के सेक्टर में हो, चाहे सुअर पालन के सेक्टर में हो, तमाम इस सेक्टर को डेवलप किया जा सकता है। क्या आप मानते हैं अपने इंडिपेंडेंस से लेकर अभी तक हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या हुआ? हमारे देश की अचीवमेंट यही कि आज भी हमारे देश में लोकतंत्र है और आज भी हमारे देश के अंदर लोग स्वतंत्र रूप से जब निर्णय फैसला करते हैं तो उनके निर्णय करने की क्षमता आज भी उच्च स्तरीय है। इसलिए जब देश में सरकारें परिवर्तन होती है और निर्णय होते हैं तो हमारे देश के अंदर गांव से लेकर शहर तक सब लोग एक साथ परिवर्तन करते हैं। इससे मुझे लगता है कि आज भी हमारे देश के नौजवानों का मस्तिष्क बहुत डेवलप है, चाहे गांव में हो चाहे शहर में हो। जी, ये चुनाव जो एक हमारे इतिहास में एक मील का पत्थर के रूप में देखा जाता है, आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में, दशकों में कैसे देखेंगे लोग? इसलिए देखेंगे धीरज जी कि देश में सब ये लोग मानते थे कि गठबंधन की सरकार के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जी, लोगों का ये मानस बन चुका था, या हमारे दल का ये मानस बन चुका था कि गठबंधन की सरकार आएगी। लेकिन देश की जनता ने कहा कि नहीं, जब सारे राजनीतिक दल, विश्लेषक, राजनीतिक पंडित ये कहने लगे थे जी कि इस देश के अंदर जब कभी सरकार आएगी, गठबंधन की सरकार आएगी, गठबंधन का युग कहते थे। युग कहते थे जी, उस युग को समाप्त करा देश की जनता ने। उन्होंने कहा नहीं, इस देश में गठबंधन की का युग नहीं, इस युग को समाप्त करेंगे। एक दल की टिकाऊ मजबूत सरकार, एक विजन वाला प्रधानमंत्री जी, एक निर्णय करने वाला प्रधानमंत्री जी, एक डेवलपमेंट करने वाला प्रधानमंत्री, एक सपने देखने वाला और सपने को पूरा करने वाले प्रधानमंत्री बनना चाहिए। इसलिए देश की जनता ने। ओम बिरला जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे राजस्थान के कोटा से हमारे सांसद श्री ओम बिरला। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे एक और सांसद के साथ। तब तक के लिए मैं धीरज सिंह अपनी पूरी टीम के साथ आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।